आज हम लोगों का टॉपिक है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे आखिर क्यों जरूरत पड़ी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की। हमें इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दरअसल पृथ्वी बहुत बड़ी है। किसी भी जगह को पृथ्वी पर लोकेट करने के लिए आप ऐसे नहीं दर्शा सकते कौन सी जगह कहाँ पे पड़ेगी। उसके लिए इन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में इनकी खोज की गई कि मतलब कैसे अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में खींचा जाए और पूरी पृथ्वी को स्थिति को लोकेट किया जा सके। जो रेखाएं पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जाती हैं जो रेखाएं, उनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं होती क्या है। दरअसल पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी के केंद्र से उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में मापी गई कोणीय दूरी ही अक्षांश कहलाती है। जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है और इससे हम यहाँ की दूरी नाप लें। ये मान लें हम 30 डिग्री। फिर विषुवत रेखा के समानांतर ये विषुवत रेखा है, या 0 डिग्री भी बोलते हैं इसको। विषुवत रेखा के समानांतर इसी रेखा को हम खींच दें तो यही रेखा क्या कहलाएगी, अक्षांश रेखा कहलाएगी। 30 डिग्री अक्षांश इसको बोलेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अगर जो हम दक्षिण गोलार्ध में कर दें, यहाँ पे जो ये कोणीय दूरी मान लीजिए 30 डिग्री है, इसके पैरेलल हम एक रेखा खींच दें, यह भी क्या कहलाएगी, 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगी। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। अक्षांश रेखाओं की आखिर संख्या कितनी है और इनके बारे में आज हम देखते हैं। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर एक एक डिग्री के अंतराल पर, मतलब कि पूरी पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में एक एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। तो इसमें मैं सभी रेखाएं तो नहीं बना सकते, लेकिन कुछ रेखाएं बना सकते हैं। 1 डिग्री मान लीजिए 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40। फिर एक ऐसी कंडीशन आएगी कि 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री जो है 180 ऊपर हो जाएंगे, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, टोटल कितने हो गए 180। प्लस हम विषुवत रेखा को भी ले लेते हैं 0 डिग्री को, टोटल मिलाकर के 181 हो गया। लेकिन ये क्या है, हम लोगों के अक्षांश हैं। ये क्या है, अक्षांश है। लेकिन जब हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तब हम इसमें उत्तरी और दक्षिणी वाले जो 90 डिग्री हैं इनको हम हटा देंगे। 90 डिग्री और 90 डिग्री इनको हम हटा देते हैं, क्योंकि ये एक सिर्फ बिंदु है, रेखा नहीं है। वैसे जो मैं अक्षांश रेखाओं की बात कर रहा हूं 20 डिग्री 30 डिग्री, ये सभी क्या है, एक वृत्त का निर्माण करते हैं, एक वृत्त का निर्माण करते हैं। लेकिन 90 डिग्री और 90 डिग्री उत्तरी मतलब उत्तरी ध्रुव पे और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव पे ये बिंदु है, रेखा नहीं है, इसलिए इनको हम इसमें से 2 माइनस कर देते हैं। मतलब अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाएं 179 है और अक्षांश है 181। ये अक्षांश है। फिर कुछ फेमस अक्षांश रेखाएं हैं जिनको हमें जानना बहुत जरूरी है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। फेमस अक्षांश कौन कौन से हैं। ये पृथ्वी है, ये है 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसके ऊपर का उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, इसको 0 डिग्री बोलते हैं। 0 डिग्री विषुवत रेखा, या इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके ऊपर एक फेमस रेखा है जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। ये 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी। नीचे की तरफ है मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी। फिर इसके बाद में एक और रेखा है जिसको हम अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं, 66.5 डिग्री पे है। और ऊपर की तरफ 66.5 डिग्री रेखा आर्कटिक वृत्त कहलाती है।
डिग्री उत्तरी रेखा आर्कटिक वृत्त कहलाती है। ये आपको पता होगा आखिर ये कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री पे ही क्यों खींची गई है। कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री पे खींचने का कारण है कि पृथ्वी जो है, सूर्य जो है पृथ्वी पर इसी के ऊपर नीचे होता रहता है। पहले विषुवत रेखा से सूर्य कर्क रेखा पे जाता है, कर्क रेखा से फिर विषुवत रेखा पे आता है, विषुवत रेखा के बाद में फिर ये मकर रेखा पे आता है, फिर विषुवत पे आता है। वो पूरा ये चक्कर 365 दिनों में पूरा कर लेता है। पूरा जो सूर्य है वो 365 दिनों में ऊपर नीचे होता रहता है, जिनके आधार पर ये 23.5 डिग्री रेखा खींची गई, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने अक्ष पे कोण बनाती है 66.5 डिग्री का। ये वाला कोण 66.5 डिग्री का है और जो झुकाव है ये 23.5 डिग्री का है। इसी की वजह से उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कर्क और मकर रेखाएं खींची गई हैं। ये भी और ये रेखाएं कटिबंध का भी निर्धारण करती हैं। ये वाला मतलब कर्क और मकर के बीच का कटिबंध कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध और आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा नीचे मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच का क्षेत्र कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। यह भी शीतोष्ण कटिबंध है। इसके ऊपर का क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है, नीचे का भी क्षेत्र शीत कटिबंध कहलाता है। यह भी शीत कटिबंध है, यह भी शीत कटिबंध है। यह भी याद रखिएगा कि जो ये रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, इनकी सर्वाधिक लंबाई जो कह सकते हैं विषुवत रेखा पे ही होती है। मतलब सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? 0 डिग्री विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा कहलाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे, मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर या तो हम उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएं, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे अक्षांश रेखाएं जो है इनकी लंबाई घटती चली जाएगी। दरअसल ये वृत्त हैं, ये कोई रेखा नहीं कह सकते, इनको पूरे एक वृत्त का निर्माण करती है। पृथ्वी पर पूरे एक वृत्त का निर्माण करती है, मतलब कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर वृत्त का निर्माण करती है, जबकि जो देशांतर रेखाएं वृत्त का निर्माण नहीं करती। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे विषुवत ये हो गया अक्षांश रेखाएं। अब नेक्स्ट टॉपिक है देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। देशांतर रेखाएं, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक मिलाने वाली एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पे ये रेखाएं खींची गई हैं। और जैसे आपको पता होगा कोई भी गोलाकार चीज 360 डिग्री होती है। जैसे गोला है, ये कोण है 90 डिग्री, ये वाला भी कोण है 90 डिग्री, इसी तरीके से ये भी कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, टोटल मिलाकर के 360 डिग्री। पूरी पृथ्वी अपने एक घूर्णन कितनी देर में करती है? 24 घंटे में। कितनी देर में करती है? 24 घंटे में। तो एक घंटे में कितना घूर्णन करेगी? डिग्री में देख लीजिए, 360 बटे 24 इज इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब कि पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूर्णन करती है। इसको हम 60 कर ले तो 1 मिनट में आ जाएगा, 4 मिनट में आ जाएगा 1 डिग्री। मतलब कि पूरी पृथ्वी 1 डिग्री जो है 4 मिनट में घूर्णन करती है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं आखिर क्यों जरूरत पड़ी इनकी। दरअसल पृथ्वी पे जैसे हम लोग जानते हैं कहीं पे दिन है तो कहीं पे रात होती रहती है। मतलब कि हर जगह पे जैसे पृथ्वी है तो यहाँ पे दिन होगा, यहाँ पे रात होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हम पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। मतलब कि जैसे ये पृथ्वी है, इसका घूर्णन पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है। मतलब कि अगर जो इसको 0 डिग्री देशांतर मान लें तो
जो पृथ्वी है इस तरफ घूर्णन कर रही है, तो जब पृथ्वी के यहाँ पे जब सूर्योदय हो रहा होगा, यहाँ पे दिन होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है घूर्णन करने के हमेशा पूरी पृथ्वी पर प्रकाश नहीं पड़ता है, हमेशा पृथ्वी की आधी पृथ्वी पर ही प्रकाश पड़ता है। जैसे हम लोग देखते हैं देशांतर रेखाएं कितनी हैं, उनके बारे में जैसे हम लोग को पता होगा देशांतर रेखाएं कितनी है, टोटल मिलाकर के देशांतर रेखाएं 360। अभी मैंने बताया 1 डिग्री के अंतराल पर एक एक रेखा खींची गई है, तो मान ली जैसे हम ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, पूरी हम 180 तो इसमें नहीं 360 दिखा सकते हैं, लेकिन इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री कर करके पूरी 180 डिग्री रेखाएं इस तरफ, 180 इस तरफ, मतलब अगर इसको 0 डिग्री मान लें, 0 डिग्री रेखा, तो 180 इस तरफ, 180 इस तरफ। लेकिन ये याद रखिएगा 0 डिग्री और 180 डिग्री दोनों तरफ से गिनी जाती है। एक देश है जिसको हम बोलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड में, इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जहां का उसका एक छोटा सा शहर है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच, एक प्लेस है। वहां पे एक मीटिंग बुलाई जाती है। उस मीटिंग में चर्चा की जाती है, देशांतर एवं अक्षांश रेखाओं के बारे में चर्चा की जाती है कि ये रेखाएं खींची जाएंगी। तो कैसे खींची जाएंगी इनके बारे में वो लोग बताते हैं। जो पृथ्वी के घूर्णन पे 1-1 डिग्री के अंतराल पे वो लोग रेखा खींचने की बात करते हैं। 1-1 डिग्री पे जब रेखा खींची गई तो सबसे पहले जरूरी था कि आखिर किसको माना जाए कि ये मानक रेखा होगी, उसको कैसे मानेंगे कि मानक रेखा होगी। तो उन्होंने कहा, दरअसल जिस जमाने में ये रेखाएं खींची गई थी उस टाइम पे इंग्लैंड एक सबसे शक्तिशाली देशों में एक था, उसका पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा उसी का आधिपत्य कह सकते था। तो उसने एक रेखा खींची जिसको उसने एक मानक रेखा निर्धारित की कि यही 0 डिग्री रेखा है। तो ये पृथ्वी है, एक 0 डिग्री रेखा खींच दी गई और बता दिया गया कि यही अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। 0 डिग्री रेखा खींच दी गई, इसी को अंतरराष्ट्रीय समय रेखा बोलते हैं। इसके पश्चिम में 180 डिग्री रेखा है, पश्चिम में 180 डिग्री रेखा पूर्व में खींच दी गई, मतलब टोटल मिलाकर के 360 रेखाएं खींची गई। और आपको पता होगा पूरी पृथ्वी, मतलब 360 डिग्री पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन करती है, तो 180 डिग्री 12 घंटे में करेगी और ये भी 180 डिग्री 12 घंटे में ही करेगी। मतलब कि अगर जो हम 0 डिग्री के, इन्होंने बताया कि एक ऐसा समय निर्धारित किया जाए, मतलब कि एक स्थानीय समय निर्धारित किया जाए कि जिसके आधार पर हम ये डिसाइड कर लें कि कहां पे लोकल लेवल पे क्या समय हुआ है। तो उसके बारे में इन्होंने चर्चा की। तो इन्होंने बताया कि जैसे ही हम पूर्व की तरफ जाएंगे, मतलब जैसे ही हम पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे ही हम पश्चिम की तरफ जाएंगे समय घटेगा। कब तक घटेगा, 180 डिग्री तक घटेगा। उसके बाद में यही वाला पोर्शन फिर आ जाएगा। इसको हम एक बड़े फिगर में देखते हैं। जैसे ये ग्लोब को खोल दीजिए, ये क्या है, ग्लोब है, इसको मैंने खोल दिया, तो ये हो गई 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसके इस तरफ जाएंगे तब समय बढ़ेगा, इस तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। कब तक घटेगा, 180 डिग्री तक घटेगा, 180 डिग्री तक। मतलब कि जैसे इसके इस तरफ जाएंगे तुरंत आप यहां पे आ जाएंगे। इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिर आप देखिए जो रेखाएं खींची गई हैं इनकी सर्वाधिक दूरी कहां पे है। दरअसल ये भी याद रखिएगा कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये एक रेखा होती है, किसी भी तरीके से वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं, क्योंकि देशांतर रेखाएं एक ध्रुव से लेकर के दूसरे ध्रुव पर खत्म हो जाती हैं। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसके ठीक पीछे 180 डिग्री रेखा होगी और 180 डिग्री रेखा मिल करके एक वृत्त का निर्माण करेगी। मतलब कि पृथ्वी पर 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री या 180 डिग्री विषुवत देशांतर रेखा मिल करके किसका निर्माण करती हैं, वृत्त का निर्माण करती हैं। मतलब कि ये रेखाएं हैं किसी भी तरीके से वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसे समय का निर्धारण होता है, मतलब कि कैसे समय का निर्धारण किया जाएगा, कैसे हम लोग जैसे जानते हैं कि हम लोगों क्या जब दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, आखिर कैसे ये सब होता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, देखते हैं कैसे होता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत का समय 0 डिग्री की मानक रेखा से, मतलब अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से 5.5 घंटे आगे,
तो आखिर क्यों ऐसा है, हमारे इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री रेखा क्यों ली गई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद में। लेकिन सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए कि आखिर कैसे ऐसा होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को एक रेफरेंस लाइन मान लिया गया कि इसी से ही पूरे विश्व की सभी देशों की देशांतर रेखाओं की गणना की जाएगी, आखिर समय इसी रेखा से निर्धारित किया जाएगा। जैसे मैंने बताया, पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटेगा, पूर्व की तरफ बढ़ेगा। मान लीजिए अभी इससे पहले ही मैंने बताया कि 1 डिग्री पृथ्वी 4 मिनट में घूमती है 1 डिग्री में, और 360 डिग्री 24 घंटे में घूम जाती है। तो देखिए इसके बारे में कैसे। मान लीजिए 0 डिग्री रेखा है, मान लीजिए 0 डिग्री रेखा पे 12 बजे हैं, 0 डिग्री रेखा पर 12 बजे हुए हैं, और 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा, 2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या समय होगा। तो जैसे मैंने बताया कि पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में जाती है, तो 2 डिग्री कितनी देर में जाएगी, 8 मिनट में जाएगी। तो 12 में हम तुरंत 8 मिनट जोड़ देंगे, तो 12:08 पे यहां पे इसका स्थानीय समय होगा, 12:08 स्थानीय समय होगा। उसके बाद में जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत का स्थानीय समय 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे है। तो जैसे ये 0 डिग्री रेखा है और भारत कहीं यहां पे होगा, यहां पे कहीं भारत होगा, और ये देशांतर रेखा भारत से गुजर गई इलाहाबाद के नैनी से 82.5 डिग्री रेखा है। इसके बाद में चर्चा करेंगे कि क्यों नैनी से लिया गया, कहीं और से क्यों नहीं लिया गया। ये है 12 बजे हुए यहां पे 82.5 को आप तुरंत 4 से गुणा कर दीजिए, सिर्फ आप पहले 82 से कर देंगे तो 328 आ गया, 328 आ गया। फिर 328 में आधा भी, जैसे पृथ्वी 1 डिग्री 4 मिनट में कर रही है, तो आधा डिग्री 2 मिनट में करेगी, इसमें तुरंत हम 2 जोड़ देंगे, मतलब क्या आ गया 330 डिग्री। 330 डिग्री को आप 330 मिनट आ गया, इसको आप तुरंत घंटे में बदल लीजिए। घंटे में बदलने के लिए इसमें से तुरंत 60 से भाग कर दीजिए, तुरंत आ जाएगा 5 घंटा, सीधे सीधे आ जाएगा, और 30 मिनट आ जाएंगे। मतलब कि इलाहाबाद के नैनी से जो समय लिया गया है वो 5.5 घंटे आगे। किससे, 12 बजे। मतलब कि जब 0 डिग्री देशांतर रेखा पर जब 12 बजे होंगे, तब 82.5 डिग्री इस रेखा पर कितना बजा होगा, 5:30 बजा होगा। और बगल के पड़ोसी देश में पाकिस्तान में 75 डिग्री आगे है, तो यहां का समय कितना होगा, 5 बजे होंगे, क्योंकि वो 75 डिग्री है। आप 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 75 डिग्री में 5 घंटे हो जाएंगे, मतलब 300 मिनट आएंगे, आप भाग करके कर सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं देशांतर रेखा में 180 डिग्री रेखा के बारे में, 180 डिग्री रेखा के बारे में लोग देखते हैं। 180 डिग्री रेखा जो है 0 डिग्री के ठीक पीछे है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री रेखा है। इस रेखा के जिधर इस तरफ जाएंगे, मतलब कि मान लीजिए इस देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को जैसे हम क्रॉस करेंगे, मतलब कि इस तरफ आ जाएंगे, तो एक दिन तुरंत बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नया दिन शुरू है, क्योंकि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। जैसे ही हम इसको इस तरफ क्रॉस करेंगे, हम दोबारा उसी जगह पे आ जाएंगे। तो देखें, मान लीजिए यहाँ पे मंगलवार है, जैसे ही हम 180 डिग्री रेखा को क्रॉस करेंगे, यहाँ पे तुरंत क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। जैसे हम इसको क्रॉस करेंगे बुधवार हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम इस तरफ हैं, मतलब पूर्वी गोलार्ध में हैं, जाना हमको पश्चिमी गोलार्ध में है जी 180 के, तो जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे, पूर्वी से पश्चिम में जाएंगे, तो बुधवार की जगह तुरंत यहाँ पे मंगलवार हो जाएगा, मतलब एक दिन तुरंत घट जाएगा। इसको आप दूसरी तरीके से समझिए, जैसे यहाँ पे क्या है, रूस है, इस तरफ पड़ता है अलास्का, ये क्या है, अलास्का है, किसका पार्ट है, यूएसए का। यहां से ये बेरिंग जल संधि है, यहीं से होकर के गुजरती है 180 डिग्री रेखा। इसको मोड़ा भी गया है, क्योंकि स्थल रूप ना पड़े इसके लिए मोड़ा भी गया है। तो देखते हैं आखिर ऐसा कैसे होता है। रूस किस गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में।
अलास्का किस में? पश्चिमी में है, पश्चिमी गोलार्ध में पड़ता है। मान लीजिए यहां पे दिन है 31 दिसंबर का दिन है, 31 दिसंबर का दिन यहां पे है, यहां पे है। तो जब यहां पे 31 दिसंबर होगा, यहां पे कितना होगा? 30 दिसंबर। यहां पे क्या होगा? 30 दिसंबर होगा, क्योंकि यहां का समय इसके समय से एक दिन पीछे होता है। जैसे मैंने बताया पृथ्वी 24 घंटे में एक अपना चक्कर पूरा करती है, तो यहाँ पे इसका चक्कर खत्म हो जाता है, मतलब किसके बाद में यहाँ पे एक दिन की बढ़त होती है इस साइड में, पूर्वी वाले में। तो यहाँ पे 31 दिसंबर है, यहाँ पे 30 दिसंबर है। लेकिन अगर जो कोई व्यक्ति अलास्का से रूस की तरफ जाता है, रूस की तरफ जाएगा, तो जैसे ही वो इस रेखा को क्रॉस करेगा, वो तुरंत 31 दिसंबर में आ जाएगा, मतलब कि किसी वर्ष का आखिरी दिन मना रहा होगा। तो जैसे ये 31 दिसंबर को आएगा, लेकिन मान लीजिए यहां पे क्या हो गया? 1 तारीख हो गई, यहां पे न्यू ईयर हो गया, 1 जनवरी यहां पे हो गई, तब यहां पे क्या होगा? 31 दिसंबर यहां पे हुआ होगा। मतलब कि अलास्का का कोई भी व्यक्ति 31 दिसंबर वाले दिन अगर जो न्यू ईयर मनाना चाह रहा है, तो तुरंत 180 डिग्री रेखा को क्रॉस करे, रूस पहुंच जाए, और जैसे ही वो रूस पहुंचेगा अपना न्यू ईयर मना सकता है वो। लेकिन अगर जो यहां पे 2 जनवरी हो गई है, रूस का कोई व्यक्ति न्यू ईयर मनाना चाह रहा है, मतलब कि अगर जिसको 1 तारीख का फिर से उसको नए दिन की शुरुआत, मतलब उसको नया वर्ष चाहिए, मतलब एक तारीख को अपना न्यू ईयर मनाना चाह रहा है फिर से, तो तुरंत 2 जून से तुरंत वो चला जाएगा। कहां पे? अलास्का की तरफ। तो जैसे जाएगा तो वहां पे 1 जनवरी होगी, 1 जनवरी होगी। जैसे ही हम पश्चिमी गोलार्ध से पूर्व की तरफ जाएंगे, तो हमें 1 दिन का क्या होगा? फायदा होगा। 1 दिन क्योंकि हम लोग का बढ़ जाएगा, 1 दिन का बढ़ जाता है, इस तरफ जाने से 1 दिन जो है घट जाता है। तो इसके बारे में हम लोग देखे हैं। और आप देखते हैं भारत के संदर्भ में आखिर क्या होता है, क्यों इलाहाबाद की नली से ही ली गया समय। जैसे ये भारत है, ये भारत है, भारत में यहीं से एक 82.5 डिग्री रेखा गुजरती है। ये भारत है, यहां से एक रेखा गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री रेखा। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है 82.5 डिग्री रेखा। जैसे हमको पता होगा अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के तट में, मतलब कि दोनों तरफ से अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में करीब 2 घंटे का फर्क होता है। मतलब कि अगर जो यहाँ पे सुबह के 6 बजे हुए हैं, तो यहाँ पे भी 4 ही बजे रहते हैं, 4 बजे रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का समय 2 घंटे पीछे रहता है, क्योंकि सूरज हमेशा इस तरफ से ही, मतलब जो समय, क्योंकि मैंने बताया इस साइड ज्यादा समय होता है, इस तरफ कम होता है। देखते हैं आखिर इसमें रहता कैसे। इसका देशांतरी विस्तार, मतलब कि भारत का जो सबसे पश्चिमी है उसका है 67.8, 67.8 से 97.25 जो है इसका टोटल, इसका विस्तार है। 68.7 है, सॉरी, इसका इन दोनों के बीच में इतना डिफरेंस है। तो अगर जो मोटा मोटा देखेंगे तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 30 डिग्री का आ रहा है। 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 2 घंटा लगभग आ जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री 1 घंटे में, तो 2 घंटे के लिए 30 डिग्री हो जाएगा। तो इसके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 2 घंटे का है। तो 2 घंटे का है, इन दोनों को बीच में, मतलब कि कोई ऐसा समय निर्धारित किया गया जो 68.7, मतलब कि ये दूरी और ये दूरी बराबर रहे, लगभग दोनों का बराबर हो, कि मतलब कहीं पे ऐसा ना हो कि इस तरफ का ज्यादा हो जाए, इस तरफ कम हो जाए। मतलब कि समय को विभाजित हिसाब से किया गया कि 97.25 और 68.7 के बिल्कुल बीच की रेखा ले ली गई, उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया गया? 82.5 डिग्री भारतीय समय रेखा बोल दी गई। फिर हम लोग देखते हैं आखिर भारतीय समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। भारतीय समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इतने राज्यों से होकर के गुजरती है। हम लोग की
भारतीय समय रेखा इतने जगह से होकर के गुजरती है। ये हो गया हम लोगों का आज का टॉपिक, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब इसमें हम एक प्रश्न देख लेते हैं, आखिर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, समय कैसे निर्धारित किया जाएगा कि कैसे। अभी मैंने जैसे बताया, एक क्वेश्चन ले लीजिए कि अगर जो 0 डिग्री रेखा पर 0 डिग्री देशांतर पर मान लीजिए दोपहर के 2 बजे हैं, 0 डिग्री देशांतर पर दोपहर के 2 बजे हैं, मतलब कि लंदन में 2 बजे हुए हैं, तब पश्चिमी गोलार्ध में, मतलब पश्चिमी गोलार्ध में कितने पश्चिमी, 30 डिग्री पश्चिमी, 30 डिग्री पश्चिमी पर क्या समय होगा, 30 डिग्री पश्चिमी पर क्या समय होगा। तो अब इसको करने के लिए सबसे पहले आप तुरंत एक आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया कि पूर्व की तरफ जाएंगे तब समय बढ़ेगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा, पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय घटेगा। तो मैंने जैसे बताया है, तो मतलब कि 0 डिग्री पे कितना बजा है, 2 बजे हुए हैं, 2 बजे हुए हैं। तो 30 डिग्री पे क्या समय होगा, मतलब कि अगर यहाँ पे तो 30 डिग्री में यहां से होकर के जा रही होगी रेखा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पे क्या समय होगा यहाँ पे। तो इसको हम देखते हैं 30 डिग्री पे क्या होगा। जैसे मैंने बताया 1 डिग्री में 4 मिनट, 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा। कितना पूछा गया है, 30 डिग्री पश्चिमी गोलार्ध में। तो तुरंत हम इसमें से 2 बजे से, जो जहां पे 2 बजे हुए थे, इसमें से हम तुरंत 2 घंटे घटा देंगे, क्योंकि इस तरफ जाने पे समय क्या होता है, घटता है। तो यहाँ का स्थानीय समय क्या होगा, 12 बजे होंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या समय हो रहा होगा, मतलब कि इस देशांतर पे जितने भी देश पड़ेंगे सब पे समय क्या होगा, 12 बजे होंगे। ये चीज याद रखिएगा कि जब भी हम देशांतर रेखाओं में समय तो एक ही रहता है, समय एक ही रहेगा, और ऋतु में परिवर्तन भी हो जाता है, ऋतु में परिवर्तन भी होता है, समय भी एक रहता है। लेकिन देशांतर, जैसे हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे, अक्षांश रेखाओं की, तो इसमें जो समय होता है वो चेंज हो जाता है, समय चेंज होता है, लेकिन मौसम एक ही जैसा रहता है, क्योंकि ये सूरज जो है सीधे इस पे पड़ता है, मतलब कि ऊपर नीचे ऋतु परिवर्तन इस डायरेक्शन में ऊपर नीचे में होता है, इसलिए एक ही तरीके पे एक ही टेम्परेचर रहता है। फिर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर देशांतर रेखाओं में और अक्षांश रेखाओं का आखिर महत्व क्या है, आखिर क्यों इनको खींचा गया, महत्व के बारे में हम लोग देखते हैं, आखिर क्या इनका महत्व है। मान लीजिए ये कोई ग्लोब है जिसपे देशांतर रेखाएं खींची हुई, देशांतर रेखाएं खींची हुई। कोई देश है, कोई भी देश है जो अपने, जिसको पता चला कि किसी भी देश में आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, मान लीजिए कोई शक्तिशाली देश है, या कोई मान लीजिए अमेरिका है, जिसको पता चला कि किसी भी देश में आतंकवादी गतिविधियां घट रही हैं, तो उसको खात्मा करने के लिए, लेकिन उसको भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता है, भौगोलिक स्थिति से उसको लोकेट नहीं कर सकता है, आखिर उसको कैसे वो लोकेट करेगा। लेकिन उसको ये पता चल गया कि वो कोई जो भी देश है वो 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और उसकी ये हो गई उसकी अक्षांशी विस्तार, उसका कितना है, 30 डिग्री। लेकिन हम 30 डिग्री जानने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 30 डिग्री तो यहां से लेकर के यहां तक पूरी है। तो उसके बाद में क्या करेंगे, वो अक्षांशी विस्तार तो 30 डिग्री है, लेकिन देशांतरी विस्तार उसका किसका है, उसको यह पता चल गया कि जो आतंकवादी गतिविधियां घट रही थी उसका जो देशांतरी विस्तार है वो 70 डिग्री पे हो रहा है, 70 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में हो रहा है। 30 डिग्री उत्तर और 70 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में ऐसी गतिविधियां घट रही हैं, आतंकवादी गतिविधियां। तो उसने एक ऑटोमेटिक मिसाइल सेट की, जिसमें उसने कोडिंग कर दी कि ये मिसाइल में 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 70 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में उसमें मशीन में सेट कर दिया गया, तो ले जाकर के मिसाइल यहीं पे गिर गई। तो इसका महत्व क्या है, पूरी पृथ्वी बहुत बड़ी है, आप इसको ऐसे लोकेट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी चीज के उसका विस्तार देखने के लिए, मतलब कि उसके बारे में लोकेट करने के लिए किसी भी जगह को, चाहे वो जहां हम खड़े हैं या आप खड़े हैं, कहीं भी ऐसी भी जगह, हर चीज का एक विस्तार है, देशांतरी और अक्षांश विस्तार में उसको नोट कर सकते हैं कहां पे, और इसकी वजह से ही यहाँ पे रेखाएं खींची गई, और किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए रेखाएं खींची गई थी, तो उसको तुरंत आप लोकेट कर सकते हैं कहां पे। ये सिर्फ यही नहीं, आप कहीं पे भी, आप मान लीजिए आपको 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जाना है और
50 डिग्री पूर्वी गोलार्ध में जाना है, किसी भी कहीं पे भी कुछ भी हो, आप तुरंत उस जगह को लोकेट कर सकते हैं, कहाँ पे कैसे होगा, या आप इसको लोकेट कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग बता चुके अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। अब नेक्स्ट डे कोई नए टॉपिक की चर्चा करेंगे।